हेलो गुड मॉर्निंग क्लास। चैप्टर 3 आज हमारा होगा वैसे चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 मैक्रो इकोनॉमिक्स में है ये। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, कंजप्शन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट रन, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कशन करेंगे बेटा एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड एडी। तो एडी क्या है? देखिए एग्रीगेट डिमांड होता क्या है? एग्रीगेट डिमांड इज द वैल्यू ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट डिमांड जो होता है, ठीक है ना, वो एक वैल्यू होती है टोटल एक्सपेंडिचर की ऑन ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इन अ इकोनॉमी ड्यूरिंग ए फिजिकल ईयर्स। यानी एक फिजिकल ईयर्स के अंदर हमने सभी गुड्स एंड सर्विसेज पर जितना भी एक्सपेंडिचर किया है उसी को बेटा हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड ऑफ द इकोनॉमी। डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स, यानी ये डिपेंड्स होता है किसके ऊपर? रोजगार के ऊपर। देयर इज डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशनशिप। इनकी डायरेक्टली और पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है, ये डायरेक्ट होते हैं, और पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है बिटवीन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट इन द इकोनॉमी। यानी लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट ऑफ इकोनॉमी के बीच में डायरेक्टली क्या होता है? इनका संबंध होता है। एंड द एग्रीगेट डिमांड इज द समेशन ऑफ कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा एग्रीगेट डिमांड्स होती है वो कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट के समेशंस के द्वारा होती है। इसीलिए हमारा जो फॉर्मूला जनरेट होता है वो होता है एग्रीगेट डिमांड, यानी AD इक्वल्स टू C प्लस आई। AD इक्वल्स टू C प्लस आई। AD इक्वल्स टू जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड है, C वहाँ पर कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, I हमारा इन्वेस्टमेंट है। कुछ इसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं एग्रीगेट डिमांड्स के अंदर। तो फ्लोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड AD इन द 4 सेक्टर इकोनॉमी। यानी ये 4 सेक्टर इकोनॉमी के बारे में बता रहा है। और 4 सेक्टर इकोनॉमी में मैंने आपको बताया था कि पहला हमारा हाउस होल्ड कंजप्शन होता है, दूसरा हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और इन्वेस्टमेंट कौन करता है? फर्म करती है। कंजप्शन कौन करता है? कंजप्शन डिमांड कौन करता है? जो हाउस होल्ड होता है। इसके बाद गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किस तरह का होता है? डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। और एक होता है नेट एक्सपोर्ट, जो हमारा फॉरेन सेक्टर से रिलेटेड होगा। तो इस तरीके से हमारे 4 कंपोनेंट्स होते हैं एग्रीगेट डिमांड्स में। सबसे पहला हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर है। इट इज़, जिसको C से डिनोट करते हैं, इट रेफर्स टू टोटल एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड बाय ऑल हाउस होल्ड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाउस होल्ड डिमांड फॉर गुड्स, क्लोथिंग, हाउसिंग एक्सेट्रा। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इसको प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, जो हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है। इट इज़ डिटरमाइंड बाय द लेवल ऑफ पर्सनल डिस्पोजल्स इनकम। इसको पर्सनल डिस्पोजल इनकम के द्वारा हम आइडेंटिफाई करते हैं इकोनॉमी में। हायर द लेवल ऑफ पर्सनल डिस्पोजल इनकम, जितनी ज़्यादा आपकी हायर लेवल ऑफ पर्सनल इनकम होगी, हायर प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है ना? कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से जितनी ज़्यादा इनकम आपकी होगी, ठीक है ना, इनकम यदि आपकी बढ़ रही है तो आपका बेटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, यानी प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी आपका क्या होगा? बढ़ेगा। दूसरे पॉइंट पर आता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन करता है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है बाय द फर्म, और इसको डिनोट किया जाता है IC। ठीक है ना? इट रेफर्स टू प्लानिड एक्सपेंडिचर। ये एक प्लानिड एक्सपेंडिचर होता है बाय द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स या क्रिएशन ऑफ ए न्यू कैपिटल एसेट्स लाइक द मशीन, बिल्डिंग एंड रॉ मटेरियल्स। इंक्रीज इन द कैपिटल एसेट्स थ्रू द इन्वेस्टमेंट। यदि हम इंक्रीज करते हैं कैपिटल एसेट्स को थ्रू द इन्वेस्टमेंट, इसी को कहते हैं क्या बेटा? इसी को कहते हैं हम कैपिटल फॉर्मेशन। इंक्रीज इन कैपिटल एसेट्स थ्रू द इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट के द्वारा हमने कैपिटल एसेट्स को बढ़ाया, दैट इज कॉल्ड इज कैपिटल फॉर्मेशन। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। इट कंपैरिजन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स एंड इन्वेंट्री स्टॉक। इट इज़ डिटरमाइंड बाय द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट के द्वारा। हायर द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोअर द इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट। यदि हायर मार्केट रेट होगा इंटरेस्ट का तो लोअर इन्वेस्टमेंट करेंगे,
एक्सपेंडिचर एज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कंसीडर एज अ कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है? डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज, इट रेफर्स टू द गवर्नमेंट प्लान एक्सपेंडिचर, यानी ये गवर्नमेंट के द्वारा किया हुआ एक्सपेंडिचर होता है ऑन द परचेज ऑफ कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स। यानी क्या करता है इसमें गवर्नमेंट जो है कंज्यूमर यानी कंजप्शन के गुड को भी खरीदती है और कैपिटल गुड्स को भी खरीदती है टू फुलफिल द कॉमन नीड्स टू द ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि वो कॉमन नीड क्या करती है? सोसाइटी की फुलफिल करती है। दीज इंक्लूड प्रोविजन फॉर स्कूल्स, ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल्स, रोड्स, पार्क्स एक्सेट्रा। ये सब जो है गवर्नमेंट दोनों के लिए हम यूज़ करती है, इसलिए ये किस तरह का एक्सपेंडिचर हुआ? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हुआ। नेट एक्सपोर्ट ये होता है एक्सपोर्ट, ये होता है आपका इम्पोर्ट। इट इज़ द डिफाइंड एज द एग्रीगेट ऑफ ऑल डिमांड्स ऑफ आवर गुड्स एंड सर्विसेज फॉरेन कंट्रीज, विदेशों से ओवर आवर कंट्री। डिमांड फॉर फॉरेन कंट्री गुड्स एंड सर्विसेज इट डिपेंड्स अपॉन फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है ना, फॉरेन एक्सचेंज रेट के द्वारा हमारा होता है, या फिर टर्म्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी एक्सेट्रा। दस एग्रीगेट डिमांड कैन आल्सो बी रिटेन एज। इसीलिए हम एग्रीगेट डिमांड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। बेटा एक फॉर्मूला जनरेट हो जाता है 4 सेक्टर इकोनॉमी के द्वारा, वो होता है एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट। तो इस तरीके से हमारा एग्रीगेट डिमांड कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद आता है कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? एग्रीगेट सप्लाई इज़ द मनी वैल्यू, ठीक है ना। वो गुड से था, ये मनी से है, क्योंकि यहाँ सप्लाई की बात करें तो मनी आएगा, ठीक है ना। एग्रीगेट सप्लाई इज़ द मनी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज या नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है ना, नेशनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ 1 ईयर। 1 ईयर के अंदर हमारे देश के अंदर 1 साल के अंदर जो ड्यूरिंग द फिजिकल ईयर्स होता है उसके अंदर जितना भी प्रोड्यूसिंग हो रहा है गुड्स, और उस फाइनल गुड्स को हम विद द हेल्प ऑफ टर्म्स मेजरमेंट करते हैं मॉनेटरी में, ठीक है ना। मॉनेटरी में हम उस गुड्स को फाइनली गुड्स एंड सर्विसेज को मेजरमेंट करते हैं, तो वो हमारा नेशनल प्रोडक्ट तैयार होता है प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द 1 ईयर। इट इज़ इक्वल्स टू द इनकम जनरेट, उसी को हम इनकम जनरेट के बराबर मानते हैं, और यही हमारा कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाईज होता है, वो इनकम के बराबर होता है। सो इसीलिए हम इसको एग्रीगेट सप्लाई बराबर वाई हमारा यहाँ डिनोट करेगा इनकम को, और इनकम यानी ये होता है सी माने कंजप्शन और एस प्लस होता है सेविंग। तो इसीलिए हमारा एग्रीगेट सप्लाई बराबर होता है कंजप्शन प्लस के सेविंग। कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई के अंदर 2 कंपोनेंट्स होते हैं, 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक हमारा होता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर और एक होता है हमारी सेविंग। ए मेजर प्रोपोर्शन ऑफ इनकम इज स्पेंट ऑन द कंजप्शन ऑफ गुड्स। एक मेजर हिस्सा हम अपनी इनकम का खर्च करते हैं कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर, और बचा हुआ पैसा हम क्या करते हैं बेटा? वो कर लेते हैं हम सेव, ठीक है ना, उसको हम क्या करते हैं? सेव करते हैं। तो इसीलिए एग्रीगेट सप्लाई या नेशनल इनकम जो होता है कंजप्शन प्लस के सेविंग होता है, या हम इसको ये कह सकते हैं कि नेशनल इनकम बराबर एग्रीगेट सप्लाई होती है और एग्रीगेट सप्लाई बराबर नेशनल इनकम होता है, और इन दोनों के बराबर होता है सी प्लस के एस, यानी कंजप्शन प्लस के सेविंग, ठीक है ना। यहाँ तक कि हमारी आज की क्लास ख़त्म हुई। आज मैं आपको एक मेज़रमेंट ऑफ नेशनल इनकम का एक चैप्टर टेस्ट भी सेंड करूँगा, जिसमें आपको वो टेस्ट सॉल्व करना है, जो आपके क्वेश्चन पेपर्स में बोर्ड के एग्ज़ाम पैटर्न से लिया गया है। और यहाँ तक ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 2 चीज़ें आपको सेंड करूँगा, कंजप्शन फंक्शन और सेविंग फंक्शन। दोनों ही फंक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसमें से आपको कम से भी कम 6 नंबर की थ्योरी मिलेगी और 4 नंबर का एक न्यूमेरिकल मिलेगा, ठीक है ना। थैंक यू क्लासेस, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक्स, बाय बाय।